हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है JS ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बेसिकली दिस टॉपिक इज ए पार्ट ऑफ चैप्टर शेयर कैपिटल। इस टॉपिक के दो केसेस हैं, केस नंबर ए, केस नंबर बी। केस नंबर ए में हम पढ़ेंगे व्हेन कंपनी परचेज एसेट, और केस नंबर बी में क्या है, व्हेन कंपनी परचेज बिजनेस। केस नंबर ए पहले हम करेंगे जब कंपनी एसेट परचेज करती है। देखो, जब भी कंपनी एसेट परचेज करेगी, कंपनी एसेट परचेज करने के बाद जिससे कंपनी एसेट परचेज कर रही है, यानी कि जो वेंडर है, वेंडर इज ए पर्सन फ्रॉम होम कंपनी परचेजेज द एसेट। तो जिससे एसेट परचेज कर रही है उसको कंपनी कैश में पेमेंट करने की बजाय कंपनी शेयर्स में पेमेंट कर रही है। कंपनी कह रही है हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, हम आपको कैश से या फिर बैंक से पेमेंट नहीं कर सकते, आप एक काम करिए, आप हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लीजिए। सो दैट्स वाई इस टॉपिक का नाम पड़ा है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब हम बदले में कैश की बजाय शेयर्स दे रहे हैं कंपनी को, हम वेंडर को हम कैश की बजाय शेयर्स इशू कर रहे हैं। ओके, इसकी सबसे पहले एंट्री आ जाएगी फॉर परचेज ऑफ एसेट। जब कंपनी एसेट परचेज करती है तो एंट्री क्या रहेगी हमारी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्योंकि वेंडर जो है वो कंपनी के लिए क्रेडिटर है, तो अगर कंपनी के लिए क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्या होगा, एज पर द रियल अकाउंट, तो एज पर द पर्सनल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू वेंडर। क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो इसके बाद एसेट परचेज करने के बाद वेंडर को पेमेंट भी तो करनी है। अब वेंडर को पेमेंट हम कैश से तो नहीं कर रहे हैं, ना ही हम बैंक से कर रहे हैं, तो वेंडर को पेमेंट करेंगे हम शेयर कैपिटल से। तो एंट्री हमारी क्या आ जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री तब आएगी when shares are issued at par। जब कंपनी एट पार पे शेयर्स इश्यू करती है तो एंट्री रहेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप पेमेंट टू वेंडर वाली एंट्री पास करोगे, जब भी आप मतलब शेयर्स इश्यू करोगे, आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओके, अब ये परचेज कंसिडरेशन बेसिकली है क्या, परचेज कंसिडरेशन इज ए वैल्यू फॉर विच कंपनी परचेज एसेट। जिस वैल्यू पर कंपनी ने वेंडर से एसेट परचेज किया है वो वैल्यू क्या रहेगी, परचेज कंसिडरेशन रहेगी, डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी, जिस वैल्यू पर, जो फेस वैल्यू पर कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है। ये कुछ भी हो सकती है, 10 रुपए हो सकते हैं, 100 रुपीज हो सकते हैं, 1000 रुपीज हो सकते हैं, तो वो फेस वैल्यू रहेगी। अगर आप एक चीज और, अगर आप शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं तो आप फेस वैल्यू में प्रीमियम भी इंक्लूड करोगे। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज फेस वैल्यू है और 10 रुपीज का प्रीमियम है, तो कितना, दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 110। तो कितना आ जाएगा यहां पर, 110 आ जाएगा। और जब भी कंपनी शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू करती है तब उसकी एंट्री क्या रहेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। ये तो पहले हमने पार वाला केस किया था ना, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, देन एंट्री क्या रहेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री आती है व्हेन शेयर्स इशूड एट पार प्रीमियम। जब कंपनी प्रीमियम पर इशू करेगी शेयर्स को तो एंट्री क्या रहेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, अब ये था हमारा कॉन्सेप्ट केस नंबर ए, जब कंपनी एसेट परचेज करती है। एसेट परचेज करने के बाद कंपनी वेंडर को शेयर्स इशू कर देगी। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाउ दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली वर्क्स, कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो एग्जांपल मैंने यहां पर आप देख सकते हो मेंशन्ड है। एग्जांपल इज ए लिमिटेड
परचेज मशीनरी फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर ₹12 लाख। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से मशीनरी परचेज करी 12 लाख रुपीस में। ओके, अब इसमें ये जो बी लिमिटेड है ये कौन है? ये वेंडर कंपनी है, मतलब वेंडर है जिससे ए लिमिटेड मशीनरी को परचेज कर रही है। और ये जो 12 लाख है, दिस इज अवर परचेज कंसिडरेशन। ये परचेज कंसिडरेशन वाली अमाउंट है, वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर मशीनरी बी लिमिटेड से एसेट को परचेज कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, परचेज की एंट्री डाल देंगे। जो मशीनरी ए लिमिटेड मशीनरी परचेज कर रही है ना, तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड अकाउंट। ओके, बी लिमिटेड इज ए वेंडर, दैट्स व्हाई वी राइट हियर बी लिमिटेड। तो परचेज कंसिडरेशन कितने का एसेट हमने खरीदा था? 12 लाख का। तो यहां पर हम अमाउंट लिख देंगे 12 लाख और 12 लाख यहां पर आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद परचेज की एंट्री करने के बाद हमने क्या करना है? बी लिमिटेड को पेमेंट करनी है। अब देखो आगे उन्होंने लिखा हुआ है एग्जांपल में, अमाउंट ऑफ ₹1 लाख पेड बाय बैंक ड्राफ्ट एंड बैलेंस पेमेंट बाय इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो देखो 12 लाख की पेमेंट आप कैसे कर रहे हो? 12 लाख में से आप 1 लाख रुपीस बैंक से बैंक से पे कर रहे हो, और बाकी जो अमाउंट हमारी बैलेंस रह गई वो कितनी है? 11 लाख रुपीस। तो बैंक में कितना आ गया? 1 लाख, बिकॉज 1 लाख हैज बीन पेड बाय द बैंक ड्राफ्ट। आप बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक में आ जाएगा 1 लाख रुपी। ओके, देन हमारे पास बैलेंस कंसिडरेशन कितना रह गया? 11 लाख रुपीस। और जब भी आप पेमेंट की एंट्री करोगे, जब भी आप शेयर्स इश्यू करोगे बेसिकली, तो आपको क्या करना होता है? नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने होते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना था? 11 लाख, डिवाइड कर देंगे 100 से, बिकॉज 100 इज अवर फेस वैल्यू, तो 11,000 शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। फिर आपने एंट्री कर दी बी लिमिटेड अकाउंट 12 लाख, टू बैंक अकाउंट 1 लाख, टू शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आ जाएगी? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, तो कितना आ गया यहां पर? 11 लाख रुपीस आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट है। अब इन्होंने हमें बोला है कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार और प्रीमियम। एट पार वाली हमने एंट्रीज पास कर ली है, अब हम क्या करेंगे? प्रीमियम वाली एंट्री पास करेंगे। प्रीमियम में जो फर्स्ट एंट्री रहेगी वो सेम ही रहेगी, वहां पर भी आप मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड अकाउंट ही एंट्री करोगे 12 लाख रुपीज से। ओके, चेंज किस में होगा? शेयर्स इशू वाली एंट्री में चेंज होगा जब आप शेयर्स को इशू करोगे। ओके, मैं सीधा शेयर्स इशू वाली एंट्री पे आ जाता हूं। शेयर्स इशू कैसे करेंगे? वो बी लिमिटेड अकाउंट को डेबिट कर दिया 12 लाख रुपीज से। ओके, 1 लाख रुपीज आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करी थी ना 1 लाख रुपीज की, तो उससे हमने बैंक को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपीज से। और इसमें भी हमने क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करनी है? वही हमारा पुराना फॉर्मूला, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हमने फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स में हमने क्या लिखा था? इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब ये वाला फॉर्मूला आपको यहां पर काम आ जाएगा जब हम शेयर्स एट प्रीमियम पर इशू करते हैं। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम लेंगे, तो व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन? 11 लाख रुपीस। ओके, और हमारा फेस वैल्यू कितनी थी? 100, और हमारा प्रीमियम कितना था? 10%। तो 10% करेंगे हम 100 का, तो कितना आ जाएगा? ₹10। 100 प्लस 10 कितना हो गया हमारे पास? 110। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 10,000 शेयर्स आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? 10,000 शेयर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके टू शेयर कैपिटल में अमाउंट डाल देंगे 10 लाख रुपीस, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 10,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीस, क्योंकि जो 10 रुपए हैं वो प्रीमियम की अमाउंट है। तो 1 लाख किस में आ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। पहले हमने केस ए किया था, अब हम केस बी पे आते हैं। केस नंबर बी में क्या है? व्हेन कंपनी परचेज बिजनेस। सो इस केस को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो एग्जांपल है हमारी
ए लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर सम ₹15 लाख। सो इसमें क्या है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज कर रही है कितने रुपए में, 15 लाख रुपीस में। ओके, मतलब ए लिमिटेड एक रनिंग बिजनेस को परचेज कर रही है जो बी लिमिटेड है, और कितने रुपए में कर रही है, 15 लाख रुपीस में। ये जो 15 लाख रुपीस है, दिस इज अवर परचेज कंसिडरेशन। ओके, और ये जो बी लिमिटेड है, ये कौन सी कंपनी है, इट इज ए वेंडर कंपनी। ए लिमिटेड इज ए परचेजिंग कंपनी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टेबल 3 लाख थ्रू बैंक। अब 15 लाख रुपीस में से हमने 3 लाख रुपीस थ्रू बैंक से पे कर दिए, क्लियर। एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब जो बैलेंस अमाउंट है 12 लाख रुपीस बैलेंस अमाउंट बच गई। 12 लाख रुपीस की पेमेंट कैसे हो रही है, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, मतलब 12 लाख रुपए के हम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। और हम इक्विटी शेयर्स पहले एट पार पे इशू करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 है इसमें, इक्विटी शेयर्स हम पहले एट पार पे इशू करेंगे और फिर बाद में एट प्रीमियम पे हम इशू करेंगे, और प्रीमियम कितना रहेगा, 20% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये 20% लिख रखा है, तो प्रीमियम की अमाउंट कितनी आ जाएगी यहां पर, 12 रुपीज नहीं, 12 रुपीज नहीं, यहां पर आ जाएगा 20 रुपीज आ जाएगा। ओके, बिकॉज 20% हम किसका करेंगे, 100 रुपीज का। ओके, और उसके बाद ये जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड मतलब वेंडर कंपनी, जो कंपनी बिक रही है, जो कंपनी सेल हो रही है। सो बी लिमिटेड के कुछ पर्टिकुलर्स है हमारे पास, जैसे कि बी लिमिटेड के एसेट्स हमारे पास कितने हैं, 14 लाख रुपीस के, और लायबिलिटीज कितनी है, 8 लाख रुपीस की, क्लियर। सो ये थी हमारी एग्जांपल, इस एग्जांपल को हमने सॉल्व करना है। सो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस की एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री है ऑल एसेट्स। देखो, जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो बी लिमिटेड की एसेट्स और लायबिलिटीज है, ये ए लिमिटेड की हो जाएंगी। ओके, तो हम ये जो जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, ये किसकी बुक्स में पास कर रहे हैं, परचेजिंग कंपनी की बुक्स की, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। और इस एग्जांपल में परचेजिंग कंपनी कौन है, ए लिमिटेड। ओके, तो सारे के सारे एसेट्स ए लिमिटेड बी लिमिटेड के परचेज कर रही है, तो ऑल एसेट्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ओके, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के सारे एसेट्स को टेक ओवर कर लिया। सो जितने भी एसेट्स होंगे बी लिमिटेड के, उनको हम डेबिट कर देंगे। अमाउंट कितनी आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी 14 लाख रुपीस, क्लियर। और सारी की सारी लायबिलिटीज की भी टेक ओवर करी है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड की सारी लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लिया। लायबिलिटी कितने की है, 8 लाख रुपीस की, यहां पर आ जाएगा 8 लाख रुपीस की। और कंसिडरेशन कितना था, कितने में बिजनेस को परचेज किया, 15 लाख रुपीस में, तो यहां पर हम लिख देंगे टू वेंडर, कितना आ जाएगा यहां पे, 15 लाख रुपीस। ओके, यहां पर हम वेंडर नहीं लिखेंगे, वेंडर की बजाय हम यहां पर वेंडर का नाम लिखेंगे। वेंडर का नाम क्या है हमारी एग्जांपल में, बी लिमिटेड, तो यहां पर आ जाएगा बी लिमिटेड, क्लियर। तो अब हमने क्या करना है, इस एंट्री में एक, या तो हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे, या तो हम कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे कि बैलेंस, जो डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है, इनमें डिफरेंस क्या है। अगर तो हमारा क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से ज्यादा है, तो क्या आ जाएगा, हमारी गुडविल आ जाएगी। मतलब कि हमने क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर को फाइंड आउट करना है। बैलेंसिंग फिगर अगर हमारी डेबिट साइड आ रही है, तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, गुडविल। तो आप इस केस में देख सकते हो, हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। क्रेडिट का टोटल कितना आ गया, 15 लाख प्लस 8 लाख, 23 लाख आ गया। 23 लाख में से हम 14 लाख को माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना बच गया, 9 लाख रुपीस, क्लियर। ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा 9 लाख गुडविल आ गई। ओके, अगर हमारा डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा होता, इस एग्जांपल में तो हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस से ज्यादा था, तो हमने गुडविल डाल दी, गुडविल को डाल दिया 9 लाख रुपीस। अगर मान लो यहां पर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा आ जाता, तो हम क्या करते, तो हम जो भी क्रेडिट बैलेंस में बैलेंसिंग फिगर आती, तो उसको क्या लिख देते, टू कैपिटल रिजर्व। सिंपल सी बात है, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है तो गुडविल को लिखेंगे, ठीक है। अगर बैलेंसिंग फिगर
क्रेडिट साइड आ रही है तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जो ज्यादा अमाउंट हमें मिल गई है वो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगी। क्लियर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका लॉजिक क्या है, देखो ये गुडविल का लॉजिक क्या है, मैं आपको अभी गुडविल का लॉजिक बताने जा रहा हूं। जो बी लिमिटेड है ये वेंडर कंपनी है, ये बिकने वाली कंपनी है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कितने में परचेज कर रही है, 15 लाख रुपीस में। अब हम देखेंगे कि जो बी लिमिटेड है इसकी नेटवर्थ क्या रहेगी, हमने क्या निकालना है, इसकी नेटवर्थ निकालेंगे। और नेटवर्थ का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर हम किसी बिजनेस की नेटवर्थ को कैलकुलेट करेंगे तो जितने एसेट्स हैं, जितने एसेट्स रहेंगे और जितनी लायबिलिटीज रहेंगी दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नेटवर्थ आ जाएगा। और नेटवर्थ कितने में आ रही है, कितनी आ रही है इस क्वेश्चन में, बी लिमिटेड की नेटवर्थ हमारे पास 6 लाख रुपीस आ रही है और हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 15 लाख रुपीस की। मतलब 9 लाख रुपीस अमाउंट हम ज्यादा पे कर रहे हैं, है ना। ये जो 9 लाख रुपीस हमने ज्यादा पे कर दिया, ये किस चीज का हमने ज्यादा पे कर दिया, ये हम बी की गुडविल मान के चलेंगे। ओके, ये 9 लाख किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गुडविल को। अब ये मान के चलेंगे ये जो ज्यादा अमाउंट पे कर दी ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 9 लाख रुपीस, ये गुडविल की अमाउंट ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को पे करी है। ओके, तो ये गुडविल भी टेक ओवर कर ली 9 लाख रुपीस की। अगर मान लो हमारा कैपिटल रिजर्व आता, ओके, अगर एसेट्स ज्यादा होते लायबिलिटीज से, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ए लिमिटेड कंपनी है उसको बेनिफिट होता, प्रॉफिट्स हो जाता। और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिजर्व एंड सरप्लस के पार्ट, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बन जाता है। ओके, तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम कहां इसको शो करेंगे, कैपिटल रिजर्व में शो कर देंगे। इसीलिए जब हमारा डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा आ जाता है तो हम उसको एज ए क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल रिजर्व। क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट टू वेंडर। अब वेंडर कौन है, हमारा बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड को 15 लाख रुपीस की पेमेंट भी तो करनी है, तो यहां पर हम वेंडर की जगह बी लिमिटेड लिख सकते हैं। यहां पर आ जाएगा बी लिमिटेड। क्लियर। अब बी लिमिटेड को कितनी पेमेंट करनी थी, 15 लाख रुपीस, तो यहां पर अमाउंट आ जाएगी 15 लाख रुपीस। क्लियर। अब देखो बी लिमिटेड को हम कैश अमाउंट, कैश से तो कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, 15 लाख रुपीस में से हम 3 लाख रुपीस थ्रू बैंक पेमेंट कर रहे थे, तो हम टू बैंक में यहां पर 3 लाख रुपीस लिख देंगे। क्लियर। अब 15 लाख रुपीस में से 3 लाख रुपीस हमने बैंक से पे कर दिया, बाकी जो बैलेंस बच रहा है, जो बैलेंस बच रहा था उसके हमने इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टू शेयर कैपिटल से एंट्री करनी है। तो टू शेयर कैपिटल में अमाउंट कितनी आएगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। हमें शेयर कैपिटल की अमाउंट निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ पे। परचेज कंसिडरेशन कितना है हमारा, 12 लाख रुपीस। अब आप बोलोगे सर परचेज कंसिडरेशन तो 15 लाख है। अरे भाई साहब, यहां पर 3 लाख रुपए की हमने बैंक से पेमेंट भी तो करी है, तो बैलेंस कंसिडरेशन देखेंगे ना हम। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम बैलेंस कंसिडरेशन कंसिडर करेंगे, ना कि जो एक्चुअल हमारा कंसिडरेशन है वो कंसिडर करेंगे। ओके, तो बैलेंस कंसिडरेशन हमारे पास कितना है, 12 लाख रुपीस। डिवाइड कर देंगे इसको, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीस। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे शेयर्स, 12,000 हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो यहां पर शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे लिखेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर देयर, 12,000 शेयर्स, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 रुपीस से, तो यहां पर की अमाउंट आ जाएगी 12 लाख रुपीस। क्लियर। अगर हम शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते, ये तो था हम शेयर्स एट पार पे इशू कर रहे हैं, अगर हम शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो एंट्री क्या आती, तो एंट्री हमारी रहती वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, अब यहां वेंडर की जगह हम बी लिमिटेड लिख लेंगे, वेंडर की जगह आ जाएगा बी लिमिटेड।
ओके, यहां पर आ जाएगा बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब बी लिमिटेड में अमाउंट आ जाएगी 15 लाख रुपीस, क्लियर। और बैंक से हमने 3 लाख रुपीस पेमेंट करी थी, तो यहां पर बैंक में कितना आ जाएगा 3 लाख रुपीस, क्लियर। और शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, देखो यहां पर भी हमें शेयर कैपिटल की अमाउंट निकालने से पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। अब यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे, सिर्फ फेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम है। फेस वैल्यू यहां पर 100 की जगह क्या आ जाएगी, ₹120, क्योंकि अगर हम प्रीमियम पर शेयर्स इशू करते हैं तो फेस वैल्यू हम इंक्लूडिंग प्रीमियम लेते हैं। 100 रुपीज की फेस वैल्यू थी, 20 रुपए का प्रीमियम है, तो टोटल कितना आ गया 120। तो हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 10,000 शेयर्स, क्लियर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 10,000 शेयर्स आ गए। उसके बाद हम शेयर कैपिटल की अमाउंट निकालेंगे, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10 लाख रुपीस। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई इसको किससे कर देंगे ₹20 से 20 रुपीज से हम इसको क्या कर देंगे, यहां पर 2 लाख रुपीस आ जाएगा, क्लियर। नाउ ये एंट्री जो है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर। सो आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ये था हमारा टॉपिक, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। प्लीज बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।